आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी या भारत में लोकतंत्र का भविष्य कैसे रहेगा या कैसा रहा है अभी तक। उसके बारे में आज चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। तो इंडिया में देखो, जो इंडिया को फ्रीडम है वो मिली थी 1947 में 15 अगस्त। और इंडिया ने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो देश में इम्प्लीमेंट किया था 26 जनवरी 1950। तो उस वक्त इंडिया हमारा बना था सोवरन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सोवरन मीन्स कि इंडिया के इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी मुद्दे होंगे उस पे हम खुद ही डिसीजन लेंगे, कोई दूसरा देश हमारे लिए डिसीजन नहीं लेगा। डेमोक्रेटिक दैट मीन्स कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोगों के द्वारा यहाँ पे सरकार चुनी जाएगी। रिपब्लिक मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, राज्य का मुखिया होगा, वो इलेक्टेड होगा, ना कि कोई राजा या रानी होगी यहाँ पे। तो 26 जनवरी 1950 में हमारे देश का संविधान हमारे देश में लागू होता है। तो उस वक्त न सिर्फ फॉरेनर्स बल्कि भारतीय और लोगों को ये डाउट था कि हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है, लोकतंत्र को, मगर क्या भारत जैसे देश में लोकतंत्र अच्छे से काम कर पाएगा? ये हमेशा से ही डाउटफुल रहा था शुरू में, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन इंडिया की ऐसी थी कि लगता ही नहीं था कि इंडिया में डेमोक्रेसी सक्सेसफुली काम कर सकेगी। कारण उसका ये था कि इंडिया का जो साइज था वो बहुत ही बड़ा था। इंडिया की पॉपुलेशन वो भी बहुत ही ज़्यादा थी। फिर हम बात करें अगर इंडिया में जैसे धर्म है वो भी अलग अलग थे, क्षेत्र के मुद्दे, अलग अलग संस्कृतियाँ। और अगर हम बात करें आर्थिक स्थिति तो वो भी भारत की बहुत ही चिंताजनक थी। और कम्युनलिज्म का फैक्टर, कास्टिज्म का फैक्टर, लैंग्वेजेस का फैक्टर, इलिटरेसी, पॉलिटिकल इग्नोरेंस और सोशल बैकवर्डनेस जैसे बहुत सारे मुद्दे थे, जिससे देखने में शुरू में ये लगता था कि शायद भारत में लोकतंत्र अच्छे से काम ना कर पाए। मगर हम ये प्राउडली बोल सकते हैं कि आज 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं हमारे देश में संविधान लागू हुए को, और संविधान के साथ ही हमारे देश में डेमोक्रेसी आ गई थी और अभी तक अच्छे से काम करते हुए हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि पहले बोला गया था कि प्रोफेट्स ऑफ डूम, यानी कि मतलब पैगंबर पैगंबर की तरफ से जैसे कोई क़यामत वगैरह आएगी, या क़यामत बोला जाता था कि ऐसे डेमोक्रेसी ऐसे देश में इम्प्लीमेंट कर दी गई है जहां पर डेफिनेटली ये सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। मगर सभी धारणा को गलत साबित किया हमारे देश के लोगों ने, और लोकतंत्र आज भी हमारे देश में काफी अच्छे से काम करते हुए देखने को मिलता है। तो अगर हम देखें पिछले 70 साल में लोकतंत्र ने कैसे काम किया है, तो उससे हमें ये अनुमान अच्छे से लग जाता है कि इसने सक्सेसफुली काम किया है और इससे फ्यूचर में भी हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं कि ये सक्सेसफुल ही काम करेगा। इसके अलावा हम कुछ रीजंस भी देंगे जिससे ये साबित होगा कि भारत के लोगों ने लोकतंत्र को अपनाया है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ रिजीम्स या बाकी शासनों के मुकाबले। तो फर्स्ट पॉइंट इसी के रिगार्डिंग है, डी स्टेट फॉर अथॉरिटेरियनिज्म, यानी कि जो वाद होता है उससे भारत के लोग अपने आप को दूर रखना पसंद करते हैं, उसको पसंद नहीं करते। अथॉरिटेरियनिज्म शब्द देखो अथॉरिटी से निकला है, यानी कि जो पूरी तरह एक ही व्यक्ति का या एक ग्रुप ऑफ पीपल का पूरी तरह से कंट्रोल होता है और लोकतंत्र का बिल्कुल भी वहां पे बोलबाला नहीं होता। तो जो भारत के लोग हैं उन्होंने पूरी तरह इसको नकार दिया है। अथॉरिटेरियन सिस्टम जो होता है, सत्तावाद सिस्टम होता है, उसको पूरी तरह नकारा है और लोकतंत्र की तरफ अपना रुझान दिखाया है, अपना प्यार दिखाया है। और अगर हम बात करें सत्तावाद का दौर, हमने एक बार एक्सपीरियंस किया है। 25 जनवरी 1975 में भारत में लगी थी नेशनल इमरजेंसी और वो चली थी 1977 तक, मार्च 1977 तक। और उसमें क्या था देखो, वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी प्राइम मिनिस्टर द देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा।
तो उस वक्त सभी के जो फंडामेंटल राइट्स थे वो उनसे छीन लिए गए थे। पॉलिटिकल एक्टिविटीज देश में पूरी तरह बैन कर दी गई थी, और जो भी स्टेप्स थे देश के हित में या जिस तरह के भी स्टेप थे वो इंदिरा गांधी के द्वारा ही लिए जा रहे थे। अगर हम बोले कि वन एंड ओनली पावर उस वक्त देश में थी तो वो थी सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी। मतलब लोकतंत्र नाम की उस वक्त कोई भी देश में चीज नहीं थी। और 1977 अगले चुनाव होते हैं, तो उस वक्त, क्योंकि देखो सबसे बड़ी पावर लोगों को बोला जाता है, और लोग अपनी पावर कब दिखाते हैं, जब चुनाव होते हैं और जो सत्ता होती है इसको पूरी तरह बदल सकते हैं। तो सिक्स्थ जनरल इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन 1977 में होते हैं, और उस वक्त इंदिरा गांधी और उनकी सरकार की बहुत बहुत ही बड़े स्तर पर हार होती है। यानी कि लोगों ने जो अथॉरिटेरियनिज्म जो था कंसेप्ट, उसको पूरी तरह नकार दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। जिससे ये साबित होता है कि भारत के लोग अथॉरिटेरियनिज्म सिस्टम को पसंद नहीं करते, और अपनी जो फर्स्ट प्रेफरेंस रखते हैं वो रखते हैं लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। सेकंड पॉइंट है इंक्रीजिंग पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, यानी कि राजनीति में लोगों का जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, ज्ञान है, उसका बढ़ना। विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडियन पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉलिटिकल कॉन्शियस। समय के साथ साथ लोगों में जो राजनीतिक चेतना है, राजनीति के प्रति जो ज्ञान है वो बड़ा है। पॉलिटिकली लोगों में मैच्योरिटी हमें देखने को मिलती है। उस सबसे बड़ा कारण ये है कि अ, किसकी आने वाले टाइम में किसकी सरकार बनेगी, इसको हम 100% या कंप्लीटली प्रिडिक्ट अच्छे से नहीं कर सकते। कारण उसका ये है कि जो इलेक्टोरल्स होते हैं, जो लोग हैं, उनका जो मूड है उनको अच्छे से जज नहीं किया जा सकता। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि समय के साथ साथ लोगों में राजनीतिक चेतना आई है। अब वो अपने अच्छे और सही की अच्छे से पहचान कर सकते हैं। उनको पता है कि कौन सा पॉलिटिशियन उनके लिए अच्छे से काम करेगा, कौन सी पार्टी उनके फेवर के लिए काम करेगी। तो टीवी पे आपको चाहे जो मर्जी देखने को मिलता हो, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जो आप मर्जी देखते हो, मगर रियलिटी लोग जानते हैं कि कौन सही में हमारे लिए काम कर सकता है। और लोगों का जो मूड होता है वो फ्लक्चुएट कई बार बहुत ही बड़े स्तर पर करता है, और उसको हम जज नहीं कर सकते। जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई, और उसने आके देखो 2 बार अब सरकार बना ली है। कहने का मतलब एक ऐसी पार्टी जिसका 2009-10 तक कोई भी वजूद नहीं था, और दिल्ली में इंडिया की कैपिटल सिटी में वो देखो दूसरी बार सरकार बना के बैठी हुई है। कैसे वो बना के बैठे कि जो वहाँ के वोटर थे उन्होंने जो ट्रेडिशनल पार्टीज की, जो पुरानी पार्टीज थी, उनको निकाल दिया, और अपना जो लोगों का इंटरेस्ट था, देखो एक नई पार्टी आई है और पूरी तरह उनकी तरफ चला गया। ऐसे ही अगर हम बात करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो ऐसे ही लोगों ने एक अनप्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स दिखाया है रूलिंग पार्टी को। तो जिससे ये साबित होता है कि जो लोगों की राजनीतिक चेतना बड़ी है, राजनीति के बारे में उनका ज्ञान बड़ा है, और लोगों को पूरी तरह से प्रिडिक्ट करना वो भी गलत हो सकता है कई बार। और लोगों का जो ज्ञान है वो राजनीति में बड़ा है, जो कि एक डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम पॉलिटिक्स। जो भारत की आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका राजनीति से कोई भी लेना देना नहीं होता। ये पूरी तरह अलग से काम करते हैं। पॉलिटिक्स एक अलग मैटर होता है, और इंडिया की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो बिल्कुल ही अलग मैटर होता है। तो ये देश की राजनीति के साथ या उसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते। और एक हमारे सामने एग्जाम्पलरी डिसिप्लिन शो करती है भारत की आर्मी की। अगर हम बात करें, इनका जो रूल नेचर होता है जॉब का, वो नॉन पॉलिटिकल कैरेक्टर होता है। पॉलिटिक्स में इनकी किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं देखने को मिलती। अगर आर्मी की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट होगी तो फिर देश में आर्मी रूल भी आ सकता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है हमारा नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट आती है, ऐसा बोला जाता है कि वो पपेट गवर्नमेंट होती है। दैट मीन्स कि वहाँ की गवर्नमेंट आर्मी के द्वारा चलाई जाती है।
और वहाँ पे अल्टीमेटली उनकी आर्मी ही डिसाइड करती है कि वहाँ पे कौन पीएम आएगा। प्रेजेंट टाइम में अगर इमरान खान पीएम है तो बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि वहाँ पे जो इमरान खान आए हैं उनको भी उनकी आर्मी ने ही एज अ पीएम अपॉइंट किया है। तो वहाँ पर हमें कई बार तख्ता पलट भी देखने को मिला है। वहाँ पे हू ऑलरेडी हो चुका है जब वहाँ पे आर्मी ने पूरी तरह कंट्रोल कर लिया था। तो इंडिया में ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ। वो पूरी तरह अलग सेपरेटली काम करते हैं, अपना 100% अपने देश के लिए देते हैं। तो अगर जब हम ये सारे पॉइंट्स देखते हैं जो हमने डिस्कस किया है तो उससे ये चीज़ साबित होती है कि भारत में लोकतंत्र का भविष्य जो है वो बहुत ही सुरक्षित है। और इसको इंश्योर करने के लिए, इसको और सुनिश्चित बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स को हम इसमें और ऐड कर सकते हैं। कुछ और भी एक्टिविटीज ऐसी हो सकती है जिससे भारत का लोकतंत्र और भी मजबूत हो। तो फर्स्ट पॉइंट है, जैसे देश में कई जगह पे कम्युनलिज्म की घटनाएं हमें देखने को मिलती है। यानी कि जो संप्रदाय होते हैं वो आपस में गुट बना लेते हैं, और ऐसे लोग जब पॉलिटिकल पावर पॉलिटिक्स में आएंगे तो निश्चित तौर पे वो अच्छे से सभी के लिए काम नहीं करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे लोगों के ऊपर अच्छे से नकेल कसनी चाहिए। उनको मतलब पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसको पूरी तरह से देश में लागू करना चाहिए। अगर कोई राजनेता एक बार एक पार्टी में आता है तो उसकी प्रॉमिसिंग नेचर उसी पार्टी के लिए होनी चाहिए। अगर वो छोड़ देता है तो पार्टी तो पूरी तरह मतलब उसके ऊपर एक बड़ा सा बैन लगना चाहिए। हालांकि एंटी डिफेक्शन लॉ देखो इंडिया के इम्प्लीमेंट हो चुका है, मगर फिर भी 52nd अमेंडमेंट 1985 में ये देश में आ गया था। और उसके तहत कोई भी पॉलिटिशियन जब दूसरी पार्टी में जाएगा तो अगर वो एमपी है या एमएलए है तो उसकी जो पोजीशन है वो छीन ली जाएगी। मगर फिर भी इसको अभी तक देखा गया है कि लूप होल्स निकाल के पॉलिटिशियंस दूसरी पार्टी में आराम से आते हैं जाते हैं, मतलब किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते मगर बाहर से उनको सपोर्ट कर देते हैं। तो इसको और कड़ा बनाने की अभी ज़रूरत है। तो साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को बिजनेसमैन की तरफ से बहुत ज़्यादा चंदा आता है, तो उसके ऊपर भी अच्छे से नज़र रखनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अच्छे से ग्रो करें तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो सूटेबल लॉ होते हैं उनको अच्छे से लागू भी करना चाहिए। देन जो भी पॉलिटिकल पार्टी जिनको इलेक्शन कमीशन के द्वारा मान्यता नहीं मिलती, रिकॉग्निशन नहीं मिलती, उनको चुनाव में इजाज़त नहीं देनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। और स्पेशल प्रोग्राम्स सरकार को चलाने चाहिए जिससे कि देश में जो पावर्टी है, गरीबी है, उसको दूर किया जा सके। देश में जो बेरोजगारी है उसको पूरी तरह से दूर किया जा सके। देन एप्रोप्रिएट स्टेप्स उठाने चाहिए सरकार को, जिससे हम अच्छे से ये देख सकें कि जो दिन प्रतिदिन देश में हालात खराब हो रहे हैं, वायलेंट एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। और जब इलेक्शंस होते हैं उस दौरान जो पैसे का इस्तेमाल होता है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, मतलब कम नहीं किया जाए बल्कि उसको पूरी तरह से ख़त्म किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम देखें कि इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ द कंट्री शुड बी ऑल टुगेदर थोरोली रिव्यूड। तो जो इलेक्टोरल सिस्टम है हमारे देश की, इलेक्शंस जो होते हैं उसमें जो भी सुधार की ज़रूरत है वो टाइमली होने चाहिए। कि कई बार पॉलिटिशियंस ऐसे करते हैं कि वो बदलाव जो ज़रूरत होती है उनमें वो नहीं करते। तो वो ज़रूरी होते हैं, समय के साथ साथ उनमें बदलाव होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, appropriate steps should be taken for preventing politics from being casteized and criminalized। तो appropriate उचित steps लिए जाने चाहिए ताकि जो पॉलिटिक्स है उसको जो एक कास्टिसाइज ना किया जा सके, उसको क्रिमिनलाइज्ड ना किया जा सके। और स्पेशल एफर्ट्स की जानी चाहिए इसके लिए, पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। तो लोगों की जो पार्टिसिपेशन है वो
इलेक्शंस में हमें दिखनी चाहिए, क्योंकि किसी भी देश का लोकतंत्र तब तक सक्सेसफुल नहीं होता जब तक लोगों की पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन ना हो। तो इसके लिए ज़रूरी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौके देने चाहिए, तभी वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होंगे। और जो पैसे का जोर है उसको पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश की जानी चाहिए। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पॉलिटिक्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो देखो उनका जो विश्वास है वो भी राजनीति में बनेगा, जो पॉलिटिशियंस हैं उनके ऊपर बनेगा। तो तब हम देखेंगे कि जब लोगों का विश्वास बन रहा है पॉलिटिक्स में, तो दैट मीन्स कि हमारा जो लोकतंत्र है वो अच्छे से काम कर रहा है, और जितनी मैक्सिमम लोगों की पार्टिसिपेशन होगी, दैट मीन्स वी कैन से कि हमारे देश का लोकतंत्र अच्छे से काम कर रहा है। So this is the end of the lecture.